दोस्तों, वैसे तो आपने हैवानियत की सैकड़ों कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपकी छाती से आंसू बह सकते हैं। ये एक ऐसी घटना है जिस पर पूरा देश रोया था और देश के अलग अलग हिस्सों में कई विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। इस केस की पैरवी कर रहे वकील ने इस अपराध को महिला जाति के साथ की गई अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत करार दिया था और साथ ही इस केस पर फैसला सुनाते हुए जज ने एक ऐसी टिप्पणी की थी जिसे सुनकर आप भावुक हो सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एक सवाल जरूर उठेगा, क्या खूबसूरत होना कोई गुनाह है? अगर गुनाह नहीं है तो फिर इतनी भयानक सजा क्यों? इस केस में पीड़िता की तरफ से भी कुछ गलतियां हुई हैं। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि मैं सिर्फ अपराधी के मानसिकता के बारे में ही नहीं बल्कि पीड़ित की तरफ से की गई गलतियों पर भी नजर डालता हूं। इसीलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं साल 2013 में हुए प्रीति राठी केस के बारे में। प्रीति राठी बेहद ही खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी जो दिल्ली के नरेला इलाके में रहती थी। दिल्ली से ही नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रीति जॉब के लिए अप्लाई करने लगी। तभी उसे इंडियन नेवी में बतौर नर्सिंग ऑफिसर सेलेक्ट कर लिया गया। बेटी की इस सफलता के बाद पूरे परिवार में, पूरे खानदान में खुशी का माहौल था। इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए प्रीति की तरफ से सारी कागजी कार्यवाही पूरी कर दी गई थी। अब प्रीति को मुंबई के कोलाब में स्थित नौसेना ऑफिस में रिपोर्ट करना था और उसे INS मुंबई में ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। घर की बेटी पहली बार शहर से बाहर जा रही थी, इसीलिए उसे मुंबई तक छोड़ने के लिए पिता, चाचा और चाची भी साथ जा रहे थे। 1 मई 2013 को प्रीति अपने सभी परिजनों के साथ दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से ट्रेन पर बैठी और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए निकल पड़ी। ट्रेन में काफी भीड़ थी। इसी भीड़ में एक लड़का था जिसके चेहरे पर गमछा बंधा हुआ था और सिर पर टोपी लगी हुई थी। वो लड़का प्रीति को गौर से देख रहा था। वैसे तो प्रीति के खूबसूरत चेहरे पर एक बार के लिए हर किसी की नजर अटक जाती थी, लेकिन ये लड़का प्रीति के चेहरे पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था। रात में सभी पैसेंजर सो रहे थे, लेकिन एक वही लड़का था जो जगा था और लगातार प्रीति को देख रहा था। ये देखकर प्रीति के परिजन सतर्क हो गए। ट्रेन में मौजूद कई लोगों ने भी इस बात को नोटिस किया कि गमछे वाला लड़का उस लड़की को बार बार गौर से देख रहा है, लेकिन लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अक्सर सफर के दौरान ऐसे ठरकी लड़के मिल जाते हैं जो किसी भी खूबसूरत लड़की या महिला को देखकर अपनी आंखें सेकने लगते हैं। जब ट्रेन मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर जाकर रुक गई तो प्रीति भी अपने परिजनों के साथ उतरकर रेलवे स्टेशन से बाहर की तरफ जाने लगी। उस समय स्टेशन पर काफी भीड़ थी, इस वजह से कुछ सेकंड के लिए प्रीति अपने परिजनों से पीछे हो गई। तभी उसे एहसास हुआ कि किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया है। जैसे ही प्रीति ने पीछे मुड़कर देखा तो एक छपाक की आवाज के साथ उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। प्रीति जोर जोर से चिल्लाने लगी तो स्टेशन में अफरा तफरी मच गई। हमला करने के बाद गमछे वाला लड़का भागने लगा। समीर शेख नाम के एक लड़के ने अपने दोस्त सलमान और सलीम के साथ मिलकर हमलावर का पीछा किया, लेकिन वो लड़का भागने में कामयाब हो गया। भागने के दौरान लड़के के चेहरे से नकाब हट गया था, जिससे कुछ लोगों ने उसका चेहरा देख लिया था। आनन फानन में प्रीति के पिता और चाचा उसे स्टेशन मास्टर के रूम में ले गए। उसे तुरंत भावा हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे गुरु नानक हॉस्पिटल रेफर कर दिया। डॉक्टर अपने कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन प्रीति की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। पुलिस प्रीति से पूछताछ करने के लिए अस्पताल पहुंची, लेकिन वो बोलने की स्थिति में नहीं थी। अब तक इस घटना के बारे में मीडिया के माध्यम से पूरे देश को पता चल चुका था। पूरे देश में आक्रोश का माहौल पैदा हो गया था। देशवासी प्रीति के हमलावर को जल्द से जल्द पकड़ने और कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करने लगे और देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी होने लगे, लेकिन पुलिस के पास हमलावर तक पहुंचने का कोई क्लू नहीं था। इस घटना को 1 हफ्ता बीत चुका था। अस्पताल में प्रीति जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी। उधर पुलिस भी हमलावर को पकड़ने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही थी। तभी पुलिस ने हमले के वक्त स्टेशन पर मौजूद कुछ लोगों की मदद से हमलावर का स्केच तैयार करवाया। जब पुलिस ने यह स्केच प्रीति को दिखाया तो उसने इशारे में कॉपी और पेन की मांग की। इसके बाद उसने कागज पर 3 नाम लिखे, सत्यम, अंकुर और पवन कुमार। प्रीति के अनुसार स्केच में दिख रहा लड़का इन तीनों में से कोई एक था।
उधर पवन नाम के लड़के ने प्रीति की छोटी बहन को फोन करके उसका हाल चाल जानना चाहा था। ये बात प्रीति की बहन ने अपने पापा को बताई थी। ये देखकर पुलिस को लगा कि हो सकता है इस हमले में पवन का हाथ हो। वो फोन करके ये जानना चाह रहा होगा कि प्रीति जिंदा है या फिर मर गई। इसके बाद 9 मई को पुलिस ने पवन कुमार को हिरासत में ले लिया। उधर अस्पताल में प्रीति की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। देश भर में उसकी सलामती के लिए दुआएं मांगी जा रही थी, लेकिन ये सारी दुआएं बेअसर नजर आ रही थी। इसके बाद प्रीति को बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां देश के टॉप विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई और उन्हें प्रीति की इलाज का जिम्मा दिया गया। लाख कोशिशों के बाद भी हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते जा रहे थे और प्रीति वेंटिलेटर सपोर्ट पर चली जाती है। लेकिन अंत में 1 जून 2013 को दिल की धड़कन रुकने की वजह से प्रीति इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। प्रीति की मौत की खबर से पूरे देश में गम और गुस्से की लहर दौड़ जाती है और उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली लाया जाता है। लेकिन प्रीति के घर वाले मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए अंतिम संस्कार करने से मना कर देते हैं। सरकार की ओर से सीबीआई जांच का आश्वासन मिलने के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ प्रीति का अंतिम संस्कार किया जाता है। प्रीति के अंतिम संस्कार के बाद हर किसी की एक ही मांग थी कि जल्द से जल्द प्रीति के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पुलिस ने भी पवन कुमार नाम के एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन समस्या ये थी कि पवन कुमार के खिलाफ किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था। रेलवे पुलिस भी अब तक पवन कुमार के खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा पाई थी। इसी बीच प्रीति के पिता अमर सिंह राठी अपने स्तर से पता लगवाते हैं तो ये बात सामने आते हैं कि 2 मई 2013 यानी घटना वाले दिन पवन कुमार मुंबई में नहीं था, बल्कि वो रोहतक में ही था। बाद में पुलिस भी पवन कुमार के फोन का लोकेशन हिस्ट्री निकालती है तो पता चलता है कि घटना वाले दिन पवन कुमार वास्तव में रोहतक में ही था। अब इस मामले की जांच सीआईडी मुंबई कर रही थी। सीआईडी के अधिकारी जांच के सिलसिले में प्रीति के घर आते हैं। सभी अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदारों से पूछताछ करती है। तभी एक रिश्तेदार महिला ने सीआईडी के अधिकारियों को बताया कि पड़ोस में रहने वाला अंकुर पवार नाम का एक लड़का प्रीति से एक तरफा प्यार करता था। उसने प्रीति को प्रपोज भी किया था, लेकिन प्रीति ने साफ मना कर दिया था। इसके बावजूद भी अंकुर पवार प्रीति से शादी करने की जिद कर रहा था, लेकिन प्रीति ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। प्रीति के एक रिश्तेदार के मुताबिक इसके बाद अंकुर ने प्रीति को अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। इसके बाद अंकुर पवार को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। जब उससे पूछा गया कि 2 मई 2013 को तुम कहां थे, तो वो ढंग से जवाब नहीं दे पाया। अंकुर के दोनों हाथों पर जख्म के निशान थे। ये जख्म वैसे ही थे जैसे कि जलने पर होता है। इसके बाद पुलिस उसे अपने साथ मुंबई ले जाती है। वहां कड़ी पूछताछ करने पर अंकुर अपना अपराध कबूल करते हुए बताता है वो प्रीति को बहुत पसंद करता था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन प्रीति ने मना कर दिया था। इधर प्रीति ने इंडियन नेवी में नौकरी हासिल कर ली थी, जबकि अंकुर बेरोजगार बैठा हुआ था। इस कारण अंकुर के घर वाले उसे ताने देते थे। इससे भी अंकुर को प्रीति से काफी जलन होने लग गई थी। इसी के बाद अंकुर ने तय कर लिया था कि वो प्रीति को सबक सिखाएगा। अंकुर ने यह भी बताया कि वो ट्रेन पर ही प्रीति पर हमला करना चाहता था, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से वो हमला नहीं कर पाया था। इसके बाद पुलिस ने अंकुर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया तो पता चला कि अंकुर ने एक दुकानदार को बहुत अधिक मात्रा में एसिड खरीदने का लालच देकर सैंपल के तौर पर 2 लीटर एसिड खरीदा था और घटना वाले दिन उसके फोन की लोकेशन भी मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर थी। इसके अलावा पुलिस ने अंकुर की आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए आई विटनेस के सामने आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई थी। परेड के दौरान समीर नाम का युवक इस बात की भी पुष्टि करता है कि पुलिस ने जो डब्बा घटनास्थल से बरामद किया था वही डब्बा उसने अंकुर के हाथ में भी देखा था। सभी पुख्ता सबूत जमा करने के बाद इस केस में अंकुर पवार को मुख्य आरोपी बनाते हुए चार्जशीट फाइल की जाती है और मामले की सुनवाई स्पेशल सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट ग्रेटर मुंबई में शुरू होती है। ये जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि जब भी अंकुर को सुनवाई के लिए कोर्ट में लाया जाता था तो वो मुस्कुराते हुए आता था। कई बार उसने मुस्कुराते हुए विक्ट्री साइन भी दिखाया था। आखिरकार स्पेशल कोर्ट द्वारा प्रीति राठी के अपराधी अंकुर पवार को आईपीसी की धारा 302 और धारा 326 बी के तहत दोषी पाते हुए मौत की सजा सुनाई और 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये भारत के इतिहास में पहली बार था जब किसी एसिड अटैकर को फांसी की सजा
सजा सुनाई गई थी। इस मामले की पैरवी कर रहे वकील ने अंकुर की इस दरिंदगी को किसी भी महिला के खिलाफ की गई अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत करार दिया था। वहीं इस मामले में सुनवाई कर रहे जज ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की थी कि इस अटैक की वजह से प्रीति का चेहरा इतनी बुरी तरह से जल चुका था और इतना भयावह हो चुका था कि अगर प्रीति ने अपना चेहरा देख लिया होता तो शायद वो उसी दिन मर जाती। मुंबई सेशन कोर्ट से भले ही अंकुर को फांसी की सजा मिल गई, मगर अंकुर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी और लंबी सुनवाई के बाद जून 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फांसी के फैसले को उम्र कैद में बदल दिया। देश के कानून में यही एक खामी है जिस वजह से अपराधी अपराध करने से डरता नहीं है। फिलहाल अंकुर पवार जेल में फ्री की रोटी तोड़ रहा है और सरकार ऐसे अपराधी को पाल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस केस में प्रीति की तो कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गहराई से सोचेंगे तो आपको इसमें प्रीति की भी कुछ गलतियां नजर आएगी। सबसे पहले प्रीति ने अपने किसी रिश्तेदार महिला को बताया था कि अंकुर मुझसे एक तरफा प्यार करता है, मुझसे शादी करना चाहता है, ना करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है, लेकिन ये बात उसने अपने माँ बाप को नहीं बताई। अगर वो ये बात अपने माँ बाप को बताती तो शायद इसका कुछ हल निकल सकता था। इसीलिए बच्चों को हमेशा अपने साथ हो रहे हर छोटी बड़ी बात को अपने माता पिता के साथ शेयर जरूर करनी चाहिए और अंकुर के प्रेम प्रस्ताव को तथा उसकी धमकियों को इग्नोर करना भी प्रीति की गलती रही है, क्योंकि इग्नोर करने से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता है। अगर हम अपने शरीर में पनप रहे बीमारी का पता लगने के बाद भी उस बीमारी का इलाज नहीं करते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं, तो बीमारी का बढ़ना स्वाभाविक है। इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी लड़कियों से, सभी महिलाओं से अनुरोध करता हूं कि अगर कोई भी तुम्हारे सामने प्रेम प्रस्ताव रखता है या फिर रास्ता रोकता है तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, बल्कि अपने स्तर पर या फिर परिजनों की मदद से उस लड़के से बात करें। अगर आप चाहें तो यहाँ पर झूठ भी बोल सकते हैं कि मैं पहले से ही रिलेशनशिप में हूँ या फिर बचपन में ही मेरी शादी तय हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा करने से मामला काफी हद तक सुलझ सकता है। और भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो किसी भी लड़की को पीड़ित बनने से रोक सकती हैं। मैं ये सभी बातें आपके साथ एक एक करके शेयर करता रहूंगा। अगर आपको मेरा काम, मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं कल रात 8 बजे किसी और क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।